वेलकम गाइस। ये सेकंड एपिसोड है लेटर बॉक्सिंग का। और आज जो हम देखेंगे वो 1990s की जो हॉलीवुड फिल्में थी उसमें से हम क्लासिफाई करेंगे बाय जॉनरास। मतलब इन जनरल हम जॉनर फिल्म्स को ही देखेंगे। उनकी लिस्ट बना अलग अलग छोटी छोटी लिस्ट बनाएंगे। और मोस्टली जो टिपिकल ड्रामा फिल्म्स है उनको अवॉइड करेंगे। सो एक अगर बड़ी टर्म है जॉनर फिल्म्स तो उसके अंडर जो स्पेसिफिक जॉनर्स आ सकते हैं जो वो कि साइंस फिक्शन हो सकता है, एक्शन हो सकता है, कॉमेडी हो सकता है, हॉरर हो सकता है, थ्रिलर्स भी हो सकते हैं, क्राइम थ्रिलर्स हो सकते हैं। अगर स्पेसिफाई करना है सब जॉनरा को तो थ्रिलर में सब क्राइम थ्रिलर हो सकता है। मिक्स एंड मैच ऑफ जॉनर्स मोस्टली रहते हैं। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। और हम चूज़ करते वक्त सब्जेक्टिवली हमारे प्रेफरेंस से उनको किस जॉनरा में डालने का ये हम डिसाइड कर सकते हैं। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि अभी मैट्रिक्स फिल्म ले लीजिए। तो मैट्रिक्स को साइंस फिक्शन और एक्शन दोनों में आइकॉनिक फिल्म है वो। लेकिन मुझे क्या पसंद है ज़्यादा, मुझे किस चीज़ के लिए वो फिल्म ज़्यादा पसंद है? क्या मैं उसकी एक्शन के लिए वो फिल्म ज़्यादा देखता हूँ, या उसके साइंस फिक्शन आइडिया के लिए, उसके कॉन्सेप्ट के लिए, उसके इन जनरल उसके जो जिस तरीके से वो स्क्रीन प्ले बनाया है उसके लिए देखता हूँ? तो मेरे लिए मैट्रिक्स हमेशा साइंस फिक्शन फिल्म ही है सबसे पहले। तो शायद बचपन में जब भी देखी होगी थोड़ी बहुत, तो तभी शायद से वो एक्शन फिल्म लगी रहेगी। लेकिन किसी और के लिए शायद मैट्रिक्स एक्शन फिल्म सबसे पहले होगी और बाद में शायद साइंस फिक्शन फिल्म होगी। तो वो चेंज भी हो सकता है। इसका मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ वापस साइंस फिक्शन से रिलेटेड, जो कि है टर्मिनेटर 2 का। टर्मिनेटर 2 मोस्ट ये भी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म थी। पर उसमें जो साइंस फिक्शन आइडिया थी वो और सिर्फ एस्टाब्लिशिंग आइडिया थी, और जो कि सीक्वल था वो तो फर्स्ट फिल्म आपने देखी होगी तो आपको तो वो मालूम ही थी। एक्चुअल फिल्म में जो हो रहा था वो साइंस फिक्शन जॉनरा से रिलेटेड था या नहीं था, वो मेरे ख्याल में वो एक्शन फिल्म रिलेटेड था। भले उसका जो विलन कैरेक्टर था उसके अंदर बहुत सारी सुपर पावर्स रहती है, और अर्नोल्ड में भी रहती है, लेकिन अर्नोल्ड में कम रहती है कंपैरेटिवली। तो वो पावर्स के होने की वजह से वो भी साइंस फिक्शन ही थी। लेकिन अ, उसके अलावा प्लॉट में साइंस फिक्शन एलिमेंट्स नहीं था। या फिर मतलब अगर आप अर्नोल्ड कैसे आया यहाँ पे, ये सब नहीं था। कैसे जाएगा, किधर जाएगा, ये सब नहीं था। वो एक एक्शन थ्रिलर की जैसी बनी हुई फिल्म थी। तो मेरे लिए टर्मिनेटर 2 ये एक्शन फिल्म है। उसकी एक्शन मेरे ख्याल में सबसे डिफाइनिंग फैक्टर है उस फिल्म का। तो अगेन ये भी अलग ही हो सकता है, किसी और को लगेगा शायद ये साइंस फिक्शन फिल्म ज़्यादा है। लेकिन जिधर मिक्स एंड मैच ऑफ जॉनरास है या फिर बहुत सारे जॉनरास है, उसमें से आप किसी भी एक को जॉनर इस किसी भी एक जॉनर जो आपको ज़्यादा पसंद है उस फिल्म का, उसको पिकअप करके आप उसको उस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो। मैं आपको पहले अभी इधर मैंने साइंस फिक्शन लिया है। मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि साइंस फिक्शन में ही एक्चुअल में ज़्यादा फिल्में बनी 90s में। सबसे ज़्यादा जो आइकॉनिक फिल्म्स है 90s की, उसमें कहीं ना कहीं साइंस फिक्शन या फैंटेसी एलिमेंट ज़्यादा है। और फिर जो कोर जॉनर्स होते हैं जैसे कि एक्शन फिल्म, कॉमेडी फिल्म, थ्रिलर फिल्म, वो कोर जॉनर्स भी होते हैं। तो हम शायद उसे कोर जॉनर में डाल दें, या फिर शायद हम उसे उसका जो सब जॉनरा है या फिर एक्शन साइंस फिक्शन का जॉनरा है तो उसमें डाल दें, या अपने ऊपर डिपेंड है। और उसका एक प्रॉपर रीज़न अपने पास होता है। तो मैं आपको सिर्फ इधर दिखाना चाहता हूँ कि साइंस फिक्शन 90s की कौन सी फिल्में थी और उसमें से मैंने कितनी नहीं देखी थी। ये मुझे इम्पोर्टेंटली बताना है आपको। यहाँ पर गोस्ट इन द शेल भी है और ये कुछ जापानीज़ एनिमीज़ भी है वो जो भी मैंने देखी, लेकिन उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। तो हम फिलहाल इस लिस्ट के लिए सिर्फ जो इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म्स बनी 90s में, जॉनरा फिल्म्स, सिर्फ उनको कंसिडर करेंगे फ़िलहाल। तो ये देखिए अभी मैंने यहाँ पर कौन सी नहीं देखी है मैं वो बताता हूँ। जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ वो ऑब्वियसली मैंने देखी हुई फिल्म है। तो स्टार ट्रेक एपिसोड 1 मैंने नहीं देखी है। इंडिपेंडेंस डे अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं देखी है। मैंने उसके ग्लिम्सेस देखे हैं बहुत बार, लेकिन पूरी फिल्म मैंने इंडिपेंडेंस डे अनफॉर्चुनेटली नहीं देखी अब तक। बाद में मैंने स्टारशिप ट्रूपर्स नहीं देखी है, एलियन 3 नहीं देखी है। फेस ऑफ यहाँ पर है, लेकिन फेस ऑफ को ना ही मैं साइंस फिक्शन फिल्म मानता हूँ ना ही मैं एक्शन फिल्म मानता हूँ।
मेरे लिए तो वो एक मेलोड्रामेटिक शेक्सपियरियन फिल्म थी, जहाँ पर ये दो एक्टर्स बहुत सी मेलोड्रामेटिक एक्टिंग करते हैं और एंटरटेन करते हैं। बाद में यहाँ पर बैटमैन एंड रॉबिन मैंने नहीं देखी है, क्यूब नहीं देखी है, इवेंट हॉराइजन नहीं देखी है, एलियन नहीं देखी है, नीचे गॉडजिला शायद देखी होगी लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है, तो मैंने उसको रिव्यू नहीं किया, उसको रेट नहीं किया। फ्लबर ये बहुत बेकार फिल्म थी ऐसा मैंने सुना है। स्ट्रेंज डेज, ये कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट फिल्म्स है जो मैंने नहीं देखी है, तो वो इन लिस्ट्स में नहीं होंगी। जैसे कि स्ट्रेंज डेज मुझे देखनी है, अब तक वो देखी नहीं है मैंने। और ऊपर इवेंट हॉराइजन या फिर स्टारशिप ट्रूपर्स और इंडिपेंडेंस डे, ये कुछ 3-4 फिल्में यहाँ पर साइंस फिक्शन में मिस आउट हो जाएंगी। पर बाकी जो मोस्टली मेन इंपॉर्टेंट फिल्म्स है वो सब मैंने देखी हुई है। मैंने एक्चुअल में 200 फिल्म्स का एक लिस्ट बनाया 1990s के। उसमें सब जॉनरा फिल्म्स तो है ही, और ड्रामा फिल्म्स भी है, और सब टाइप के फिल्म्स है। सिर्फ अमेरिकन फिल्म्स भी नहीं है उसमें कुछ ब्रिटिश फिल्म्स भी है, जो अगर क्वालिफाई होंगी जॉनर फिल्म्स के लिए तो वो भी हमारे आज की लिस्ट में आ जाएंगी। तो मैं अभी आपको उस लिस्ट के पास लेके जाता हूँ। उसको ढूंढना पड़ेगा, तो चलिए मैट्रिक्स का नाम डाल देते हैं, तो मैट्रिक्स जिस लिस्ट में है वो आ जाएगी। ओके, तो ये देखिए, ये भी एक मुझे लिस्ट मिली थी जिससे मैंने कॉपी पेस्ट किया। ये एक्शन फिल्मों की लिस्ट है, एक मैगज़ीन ने, एक वेबसाइट ने बनाई हुई, collider.com करके। 90s की एक्शन फिल्म्स, तो इन्होंने भी बाहर की फिल्में कुछ कुछ ली हुई है। जैसे कि ये ले फेमेनिक की था, ये फ्रेंच फिल्म थी। हार्ड बॉइल्ड ये हांगकांग की फिल्म थी। और हार्ड बॉइल्ड मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उसको मैं इस अपने लिस्ट में नहीं कंसिडर कर रहा हूँ अभी के लिए। तो कुछ कुछ लिस्ट है, तो हम जब अभी प्योर एक्शन जॉनरा देखेंगे, प्योर एक्शन जॉनरा के फिल्म्स देखेंगे, तो उसमें से इसमें से बहुत सी फिल्में उसमें आ जाएंगी मेरे ख्याल में। लेकिन हम फिलहाल जो देख रहे हैं वो मेरी लिस्ट देख रहे हैं, ये दिख रहे हैं। तो ये 200 फिल्म्स की लिस्ट है, मैंने सब देखी हुई अब तक की 90s हॉलीवुड फिल्म्स। और अब हम क्लासीफाई करना चालू करेंगे बाय जॉनरा। हम 5-5 फिल्में निकालेंगे हर एक जॉनरा की। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्शन, लिस्ट ऑर्डर। और ये देखिए, अभी अब मैट्रिक्स यहाँ पर आ गई, टर्मिनेटर आ गई, ये सभी फिल्में आ गई। लेकिन इसमें से मैं किसको प्योर एक्शन समझता हूँ ये आपको अभी बताता हूँ। मैट्रिक्स को मैं प्योर एक्शन भी है, बहुत कुछ है उसमें, लेकिन मेरे लिए वो साइंस फिक्शन फिल्म है, तो वो मैं साइंस फिक्शन के लिए रखूँगा। टर्मिनेटर 2 को मैं प्योर एक्शन में ले लूँगा, तो टर्मिनेटर 2 विल बी माई फर्स्ट एडिशन टू द लिस्ट। टर्मिनेटर 2 एक्शन जॉनरा की मेरी फर्स्ट फिल्म होगी। इसका ही मतलब हो गया ये मेरी सबसे फेवरेट फिल्म हो गई 90s की एक्शन जॉनरा की। उसके बाद ऑब्वियसली आपने देखा होगा स्पीड, जो कि ऑब्वियसली एक्शन फिल्म है। अभी तीसरा नाम कौन सा होगा वो देखेंगे। स्पीड, मेन इन ब्लैक। अभी मेन इन ब्लैक में साइंस फिक्शन भी है, एक्शन भी है और कॉमेडी भी है। अभी मैं एक्शन में तो नहीं ले रहा हूँ, अभी आप बाद में देखेंगे कि अब मेन इन ब्लैक किस में क्वालिफाई होगी। मैंने फेस ऑफ के बारे में आपको कहा कि वो भी मेरे लिए एक्शन फिल्म नहीं है बिल्कुल। लियोन में रोमांस तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो ड्रामा फिल्म में क्वालिफाई होगी मेरे ख्याल में उसको। या फिर अगर करना ही है किसी जॉनरा में तो वो क्राइम के जॉनरा में जा सकती है। नेगोशिएटर एक बहुत अच्छी फिल्म है, मैं अभी इसमें एक्शन फिल्म बोल के नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अगर आपने देखी नहीं होगी तो ज़रूर देखिए। बहुत इंटरेस्टिंग वे से शूट की हुई फिल्म है, और मेरे ख्याल में इसको हिंदी में कॉपी किया गया है किसी ने, मुझे गारंटी पता नहीं है, पर शायद तथास्तु करके एक फिल्म थी संजय दत्त की, अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट की हुई, उसमें शायद कंगना रनौत थी। उसमें शायद ऐसा कुछ हुआ था, इस टाइप का प्लॉट था कि जो नॉर्मल सिचुएशन में ये जो रहता है सैमुअल एल जैक्सन, ये नेगोशिएटर का काम करता रहता है कि जिधर भी टेररिस्ट या फिर कोई किसी को किडनैप करके रखा हुआ है तो उससे जाके नेगोशिएशन करना, ये उसका काम रहता है, उसमें ये प्रोफेशनल रहता है। और इसमें केविन स्पेसी है जो वो भी यही काम करता है, दोनों भी नेगोशिएटर्स रहते हैं। लेकिन इसमें इस फिल्म के प्लॉट में ये जो सैमुअल एल जैक्सन रहता है वो विलन बनता है,
उसका कुछ तो रीज़न है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी फिलोसफी, बहुत बड़ा एक प्लॉट है, एक कॉन्स्पिरेसी रहती है कि क्यों वो ऐसा करता है। और वो डिमांड करता है कि मुझे सिर्फ केविन स्पेसी के साथ ही बात करना है और किसी के साथ बात ही नहीं करना है। अगर आपको मेरे साथ नेगोशिएशंस करना है तो सिर्फ केविन स्पेसी को लेके आओ तो ही मैं बात करूँगा। और फिर केविन स्पेसी आता है और केविन स्पेसी इसको पहचानता नहीं रहता है। उसके लिए ये सैमुअल जैक्सन पूरी तरीके से स्ट्रेंजर है। तो फिर क्या होता है, कैसे रिएक्ट होता है केविन स्पेसी और सिचुएशन कैसे हैंडल होती है, उसके बाद बारे में बहुत ज़बरदस्त थ्रिलर फिल्म है ये। तो इसको शायद मैं थ्रिलर जॉनर में ही डालूंगा। एक्शन है उसमें थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी नहीं बोल सकता। द क्रो करके है, इसमें भी फैंटेसी एडवेंचर ऐसे बोल सकते हैं, डार्क। इसका जो विजुअल टोन था फिल्म का, उससे क्रिस्टोफर नोलन जैसे डायरेक्टर्स बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे। डार्क नाइट में इससे इंस्पिरेशन बहुत ली गई थी एक्चुअली। और इसकी एक इंटरेस्टिंग बात मैं बता देता हूँ कि ये इस फिल्म में जो एक्टर था लीड रोल में, ब्रैंडन ली, जो कि ब्रूस ली का बेटा था, वो इस फिल्म की शूटिंग दरमियान मर गया था। और वो इस वजह से मर गया था कि इस फिल्म में जो बंदूक यूज़ की गई थी, उसके बुलेट उसको गोली लगने से वो मर गया था। और वो गलती से वो नकली बुलेट नहीं थी, वो असली बुलेट यूज़ की गई थी, इसके वजह से वो मर गया था। मतलब कितना वियर्ड सिचुएशन था वो। और उसके बाद ये फिल्म रिलीज़ भी हो गई थी। तो ये भी मैं एक्शन में नहीं ले रहा हूँ। उसके बाद में हीट है। हीट में भी दो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, उसमें एक दो बहुत अच्छे एक्शन सेट पीसेस भी है, लेकिन इसको भी मैं एक्शन में नहीं ले रहा हूँ। इसको मैं अगर किसी में लूँगा तो क्राइम थ्रिलर में लूँगा, इस जॉनरा में लूँगा। तो इसको भी मैं फ़िलहाल के लिए अवॉइड कर रहा हूँ, या प्योर थ्रिलर जॉनरा में भी इसको कंसिडर कर सकता हूँ। मिशन इम्पॉसिबल, अभी इसको मैं श्योरली एक्शन में लूँगा। जो पहली फिल्म है, ये पहली फिल्म, और इसके जो रेस्ट ऑफ द फिल्म्स में जो, या फिर लेटर फिल्म्स में जो फ्रेंचाइज बनी उसके बाद में, और इसमें जो बेसिक डिफरेंस ये था कि ये ब्रायन डी पामा की फिल्म थी और टॉम क्रूज़ की फिल्म उसके बाद में थी, नहीं थी ऐसे नहीं, पर ये बाद में टॉम क्रूज़ की फिल्म थी। सबसे पहले ब्रायन डी पामा की फिल्म थी, ये डायरेक्टोरियल विजन थी। और जो कि बाद में फ्रेंचाइज फिल्म्स बने, जो कि वो भी अच्छी फिल्में बनी। अभी जो फ़िलहाल जो लेटेस्ट फिल्म आई थी लास्ट वाली, जिसकी शूटिंग कुछ पार्ट हिमालय में एवरेस्ट के इधर हुआ था, वो बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी मेरे ख्याल में, और इससे ज़्यादा मुझे वो पसंद है। लेकिन वो डायरेक्टोरियल फिल्म्स नहीं थी, वो प्रॉपर कमर्शियल मेन स्ट्रीम बिग बजट ह्यूज फिल्म्स थी। और ये वैसी नहीं थी, ये बहुत बड़ी बिग बजट फिल्म नहीं थी एक्चुअली, ये कंट्रोल बजट था इसका। और इसमें 3-4 सेट पीसेस थे, लेकिन जिस तरीके से वो डायरेक्ट किए गए थे वो सेट पीसेस, उसमें डायरेक्टोरियल स्टाइल था ब्रायन डी पामा का। तो इसलिए मैं इस फिल्म को बहुत पसंद करता हूँ, और ये मैं एक्शन जॉनरा में डालूंगा श्योरली। तो मिशन इम्पॉसिबल थर्ड फिल्म हो गई 90s के एक्शन जॉनरा। अब हमें फोर्थ और फिफ्थ दो फिल्में हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट जॉनरा पे मूव ऑन करेंगे। फटक से देख लेते हैं कौन सी फिल्म्स है। ट्रू रोमांस करके फिल्म में क्वेंटिन टैरेंटिनो ने लिखी हुई फिल्म थी। इसमें क्राइम है, इसमें कॉमेडी है, इसमें रोमांस है, एक्शन भी थोड़ा बहुत है। मतलब जो कार चेस सीक्वेंसेस होते हैं या फिर वैसा कुछ होता है, वैसे थोड़े बहुत एक्शन सीन्स है इसमें भी, लेकिन ये एक्शन जॉनरा की फिल्म बिल्कुल नहीं है। बाद में एग्जिस्टेंस, ये प्योर साइंस, ये मेरे लिए साइंस फिक्शन फिल्म होगी। साइंस फिक्शन में कंसिडर करूँगा। एयरफोर्स वन इज़ डेफिनेटली एन एक्शन फिल्म। यहाँ पर वापस हॉस्टेज सिचुएशन होती है, और ये जो इंसान होता है, ये हैरिसन फोर्ड, ये अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है, और अमेरिका का प्रेसिडेंट खुद एक्शन सीन्स करके लोगों की जान बचाता है। इस तरीके का प्लॉट है इस फिल्म का। और इसमें जो विलन का रोल किया था वो गैरी ओल्डमैन ने किया था, जो कि 90s के बहुत बड़े इम्पोर्टेंट एक्टर थे। अब मैंने लियोन के बारे में शायद थोड़ा बात किया, लियोन में भी इसने विलन का काम किया था, और लियोन का विलन का जो काम था वो सबसे आइकॉनिक विलन में से एक है गैरी ओल्डमैन का। बहुत ऐसे मेलोड्रामेटिक एक्टिंग करता था उस रोल में वो, लेकिन बहुत ज़बरदस्त काम किया था उस फिल्म में। तो एयरफोर्स वन इज़ माई फोर्थ फिल्म, फोर्थ एक्शन फिल्म। अभी बची लास्ट एक्शन फिल्म 90s की, डार्क मैन के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। डार्क मैन ये कॉमिक बुक से बनी हुई फिल्म थी। एक साइंटिस्ट होता है, डॉक्टर होता है,
जो कि सुपर हीरो कैसे बनता है या सुपर विलन कैसे बनता है, उसको सुपर विलन और सुपर हीरो के बीच में आप देख सकते हो एक ग्रे कैरेक्टर कैसे बनता है। तो उसकी ये स्टोरी थी। लेकिन एक्शन इसको नहीं बोला जा सकता, इसको मैं सुपर हीरो भी नहीं बोल सकता पूरी तरीके से। मैं इसको फैंटेसी, अगर शायद फैंटेसी ये जॉनरा में हमें इस पे जो लिस्टेड जॉनर्स है वो कौन से वो देख सकते हैं अपन। क्राइम है, साइंस फिक्शन है और एक्शन है। क्राइम में डेफिनेटली इसको लिया जा सकता है क्योंकि ये फिल्म जिस तरीके से बनी थी वो 90s के जो टिपिकल नॉयर जॉनर्स थे या फिर जो पुरानी नॉयर जॉनर थी हॉलीवुड की नॉयर जॉनर, उस उसका एक वर्जन था इस फिल्म में। जो इसके विलन दिखाए हुए लोग हैं वो कोई सुपर पावर वाले लोग नहीं हैं, वो माफिया वाले लोग ही है, वो क्रिमिनल्स ही है। तो इसको क्राइम फिल्म बोल सकते हैं, लेकिन क्राइम थ्रिलर बोल सकते कि नहीं मुझे नहीं मालूम, शायद देख लेंगे हम। पर ये एक्शन फिल्म में तो प्योर एक्शन फिल्म में नहीं आएंगी। साइंस फिक्शन में हाँ, साइंस फिक्शन में ये ज़रूर आ सकती है क्योंकि जो होता है इस कैरेक्टर के साथ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो कि साइंस फिक्शन रिलेटेड ही है बिल्कुल। तो ये हम साइंस फिक्शन के लिए लगते हैं फिलहाल। लेकिन वो टॉप 5 साइंस फिक्शन में आएगी कि नहीं मेरे को नहीं पता, पर द रॉक तो बिल्कुल आ जाएगी एक्शन फिल्म में। माइकल बे की फिल्म है तो ऑब्वियसली आएगी। और ये एक्चुअली माइकल बे की सबसे कम एक्शन वाली फिल्म है, लेकिन बहुत फिर भी उसमें काफ़ी एक्शन है कंपेयर टू इज अदर फिल्म जिसमें थोड़ा कम एक्शन था। आपको मालूम होगा हिंदी में इसका कॉपी बना था जो कि है कयामत सिटी अंडर थ्रेट, जो हम बचपन में बहुत बार देखते थे, आप भी देखते रहे होंगे, जो कि मेरी बहुत फेवरेट फिल्म थी कयामत सिटी अंडर थ्रेट। तो उसमें जो अजय देवगन का कैरेक्टर था वो इसमें शॉन कॉनरी का कैरेक्टर था। अजय देवगन उसमें बुढ़ा नहीं था, इसमें बुढ़ा था। ऑब्वियसली बहुत साल रहा हुआ इंसान लॉजिकली बुढ़ा ही होना चाहिए, पर हिंदी फिल्म में उसको बुढ़ा नहीं दिखा सकते क्योंकि वो हीरो है फिल्म का। तो अजय देवगन उसमें था। और निकोलस केज जो कि मेरा बहुत फेवरेट एक्टर्स में से के फेस ऑफ में भी था। इसमें निकोलस केज जो उसमें आशीष चौधरी का कैरेक्टर था उस फिल्म में, उस कैरेक्टर में था। तो द रॉक मेरी 5th फिल्म है फॉर श्योर। पर उससे कंपटीशन में कौन कौन फिल्में थी जो आ सकती थी टॉप 5 में? एक है एल मरियाची, उसमें भी काफ़ी अच्छा एक्शन था। रॉबर्ट रॉड्रिग्स की फिल्म थी, इंडी फिल्म थी। इसके बाद में इसी फिल्म का बाद में एक सीरीज़ बनाई उसने, मेक्सिको ट्रिलॉजी, जिसमें ये एल मरियाची पहली फिल्म थी और डेस्पराडो सेकंड फिल्म थी। डेस्पराडो में बहुत अच्छा एक्शन, स्टाइलिश एक्शन था, एक प्रॉपर बजट वाला एक्शन था। एल मरियाची काफ़ी इंडी फिल्म जैसी थी। और इसकी थर्ड फिल्म जो थी उसका नाम था मेरे ख्याल से वंस अपॉन अ टाइम इन मेक्सिको। वो शायद 90s की नहीं थी, वो बाद में 2000s में आई। तो वाटर वर्ल्ड है जो कि वो भी थोड़ी बहुत मैड मैक्स की जैसी थी, फ्यूचर वर्ल्ड में, डिस्टोपियन वर्ल्ड में सेट। तो इसको शायद हम साइंस फिक्शन कंसिडर कर सकते हैं, एक्शन में तो नहीं करेंगे। बुलेट्स ओवर ब्रॉडवे, साइंस एक्शन क्यों आएगा यार, ये गलती से हो गया किसी का, ये गलती से हो गया, लेटर बॉक्स की गलती है ये। इसमें बिल्कुल एक्शन का कुछ संबंध नहीं है। आप सोच सकते हैं वुडी एलन एक्शन फिल्म क्यों बनाएगा, तो इसमें कुछ संबंध ही नहीं है एक्शन का। ये एक सटायरिकल कॉमेडी थी, आर्ट के बारे में, थिएटर के बारे में, एक्टिंग के बारे में, वो सब था इसमें। अच्छी फिल्म थी। नीचे और कुछ एक्शन में टोटल रिकॉल है जिसमें साइंस फिक्शन एक्शन सब कुछ था। बैड बॉयज़ है, वो भी माइकल बे की फिल्म थी। इसकी एक हिंदी कॉपी बनी थी जिसमें एक्शन तो काफ़ी था नहीं, लेकिन जो गिव एंड टेक था, दो कैरेक्टर, दो पुलिस वालों का, और एक जो सिचुएशन रहती है एक लड़की की सिचुएशन, वो सेम। और उस फिल्म का नाम आप सुन के शायद थोड़े सरप्राइज होंगे, पर उस फिल्म का नाम था बड़े मियाँ छोटे मियाँ। अमिताभ बच्चन और गोविंदा की जो फिल्म थी, और उसमें इस लड़की का जो कैरेक्टर था वो रम्या कृष्णन का कैरेक्टर था। तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम एक पुलिस वाले के पास आता है इन दोनों में से, और फिर वो मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। वो किसी और एक पुलिस वाले को दूसरा समझ लेती है। वही सेम होता है अमिताभ बच्चन और गोविंदा वाली फिल्म में। पर ये ठीक फिल्म थी, मेरे को अच्छी लगती है फिल्म, लेकिन या हमारे टॉप 5 में तो नहीं आएगी। तो द रॉक आ जाएगी हमारे टॉप 5 में, और ये एक्शन का हम अभी सॉर्ट कर देंगे। उसके बाद हम जल्दी से ही सेकंड जॉनरा ले लेंगे। तो द रॉक आ गई। इनकी रेटिंग मैं आपको बता देता हूँ कि टर्मिनेटर 2 को मैंने 4.5 रेटिंग दिया है, स्पीड को भी 4.5, मिशन इम्पॉसिबल को 4.5, एयरफोर्स 1 को मैंने दिया है 4 रेटिंग, और द रॉक को भी मेरे ख्याल से मैंने दिया है 4 रेटिंग। आप चेक कर सकते हैं एक बार। द रॉक को जी हाँ 4 रेटिंग दिया है। टर्मिनेटर का एक बार चेक कर रहा हूँ, यस 4.5 इज। सब अब मूव ऑन करते हैं सेकेंड जॉनरा पे। एडवेंचर में कुछ ज़्यादा फिल्में आती नहीं है, मैंने चेक किया था, वही रिपीटेड हो जाती है, और जो कि
एक्चुअल में एडवेंचर, गैलेक्सी क्वेस्ट एक्चुअल में है एक साइंस फिक्शन एडवेंचर थी, लेकिन उसको एडवेंचर नहीं बोला जा सकता। जो प्योर एडवेंचर फिल्म अगर इसमें से कौन सी थी तो सिर्फ जुरासिक पार्क है मेरे ख्याल में, और एक भी फिल्म इसमें है। या फिर ये एक हो सकती है हनी आई ब्लू अप द किड, ये भी एक थोड़ी या फिर यह जुरासिक पार्क का सीक्वल था। तो ये 3-4 फिल्में थी। मम्मी भी बोल सकते कि ये एडवेंचर जॉनरा की फिल्म है, बट दैट्स इट। तो इसकी हमें लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है एडवेंचर जॉनरा की। उसके बाद तो एनिमेशन में तो आपको पता होगा, ये भी मैं अभी लिस्ट नहीं बनाऊंगा क्योंकि एक्चुअली में 90s में एनिमेशन में इतनी ज़्यादा फिल्में थी नहीं अनफॉर्चुनेटली। ये सब क्या हो गया यार, एनिमेशन में ये सब फिल्में कैसी आ जाएंगी, ये सब बाकी की फिल्में भी आ गई। पर आयरन जाइंट मेरी इन जनरल मैं आपको बताता हूँ कि टॉय स्टोरी भी मेरे को पसंद है, लेकिन मेरे को टॉय स्टोरी की जो 3rd फिल्म है जो 2010 में आई वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू द फर्स्ट 2 फिल्म्स जो कि 90s में आई। कि फर्स्ट फिल्म 95 में आई, सेकंड फिल्म 99 में आई। पर द आयरन जाइंट इन जनरल इज़ माई फेवरेट एनिमेटेड फिल्म फ्रॉम द 90s। पर उसके बाद में मेरे को बाकी की फिल्में इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है कि मैं उनके लिए एक लिस्ट बनाऊँ। तो मैं वो अवॉइड करता हूँ, एनिमेशन भी अवॉइड करता हूँ। अभी हमें और कौन सा जॉनरा देखना है, एक्शन हो गया, एनिमेशन में नहीं मिल रहा है, कॉमेडी, बेसिक जॉनरा कॉमेडी। कॉमेडी चेकआउट करते हैं अभी हम कि इसमें से कौन सी कॉमेडीज़ है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ट्रूमैन शो कॉमेडी में आ गई है। अभी ट्रूमैन शो को कॉमेडी बोला जा सकता है या नहीं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक दैट चॉइस। शायद मैं नहीं कहूँगा। ट्रूमैन शो में थोड़े थोड़े सटायरिकल टोन्स ज़रूर है, लेकिन कॉमेडी नहीं बोला जा सकता मेरे ख्याल में ट्रूमैन शो को। जिम कैरी भी उसमें कॉमिक परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था। इलेक्शन मेरी एक बहुत पसंदीदा फिल्म है जिसमें बहुत सटायर है, बहुत बड़ा सटायर है, एक डार्क कॉमेडी बोल सकते हैं। लेकिन डार्क कॉमेडी या फिर ऐसे कुछ स्पेसिफिक जॉनर्स में इस फिल्म को डालना फिर भी मेरे लिए, मैं जॉनर फिल्म नहीं बोलूँगा। देखिए, मैं आज अभी जो लिस्ट बना रहा हूँ वो जॉनर फिल्म्स के अंडर जो फिल्म आ सकती है वो फिल्में बना रहा हूँ, वो फिल्मों की लिस्ट बना रहा हूँ। तो उसमें इलेक्शन नहीं आएगी। इलेक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड अ जॉनर फिल्म, भले उसमें डार्क कॉमेडी है। तो सेम गोज़ फॉर बीइंग जॉन मॉल्कोविच। इसमें भी बहुत ह्यूमर है, एक्चुअल में बहुत अनकन्वेंशनल ह्यूमर है, लेकिन इसको भी जॉनर फिल्म नहीं कहा जा सकता। गैलेक्सी क्वेस्ट, अभी ये साइंस फिक्शन भी है, कॉमेडी भी है और बहुत कुछ भी है। तो इसको मैं ज़रूर कॉमेडी में लूँगा। इसमें साइंस फिक्शन आइडिया तो है ही, पर ये एक स्पूफ भी थी। और ये ऐसी फिल्म थी कि जो इसकी ओरिजिन, जिसको ये स्पूफ कर रही थी, स्टार ट्रेक के शोज़ को ये स्पूफ कर रही थी, पर उसी को ये ग्लोरीफाई भी कर रही थी। तो इस फिल्म को एक हार्ट भी था, बहुत सॉलिड हार्ट था। और अगर आपने देखी नहीं है ये फिल्म और आप साइंस फिक्शन के फ़ैन हैं और आप स्टार ट्रेक या स्टार वॉर्स के फ़ैन हैं, तो ये फिल्म ज़रूर देखिए, आप पागल हो जाएंगे ये फिल्म देख के। गैलेक्सी क्वेस्ट, इसमें कास्ट की एक्टिंग कास्ट भी बहुत सॉलिड थी। तो ये मेरी सबसे फेवरेट कॉमेडी हो गई 90s की। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने भी नहीं सोचा था ये कि मेरी सबसे फेवरेट कॉमेडी गैलेक्सी क्वेस्ट है 90s की। गैलेक्सी क्वेस्ट आ गया। इसके बाद ग्राउंड हॉग डे एक रोमांटिक कॉमेडी थी। उसमें साइंस फिक्शन एलिमेंट भी था, साइंस फिक्शन नहीं, फैंटेसी एलिमेंट भी था। पर अभी इसका डिफाइनिंग फैक्टर अगर कुछ होगा तो मेरे ख्याल में फैंटेसी होगा अभी। लेकिन फैंटेसी ये जॉनरा है फैंटेसी ये जॉनरा है इसमें, तो हम इसको फैंटेसी के लिए रखते थे। इसमें ह्यूमर था और इसमें भी थोड़ा डार्क ह्यूमर था, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन इन जनरल ग्राउंड हॉग डे को जॉनर फिल्म बोल सकते हैं। पर इसका जो कॉन्सेप्ट था, ये जो कॉन्सेप्ट था कि एक इंसान की लाइफ में, अगर आपने, मैं शायद अवॉइड करता हूँ अगर आपको नहीं मालूम है तो, आपने वन लाइनर पढ़ा, इज हैविंग द वर्स्ट डे ऑफ हिज लाइफ ओवर एंड ओवर। मैं इतना ही आपको बताऊंगा, इसके आगे नहीं बताऊंगा। अगर आपने देखी नहीं है तो देख लीजिए। पर इस टाइप की फिल्में बहुत सारी बनी बाद में, और ये ओरिजिनल फिल्म थी उस कॉन्सेप्ट पे लेके। तो इस फिल्म का जो वो कॉन्सेप्ट था वही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था। तो वो फैंटेसी ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैं इसको फैंटेसी कैटेगराइज करूँगा, कॉमेडी नहीं करूँगा। शॉर्टकट्स नहीं, ये कॉमेडी बिल्कुल नहीं है। इसमें ह्यूमर है थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं, ये कॉमेडी बिल्कुल नहीं है। मेरी बहुत पसंदीदा फिल्म है वो भी। फॉरेस्ट गम में भी ह्यूमर है लेकिन कॉमेडी तो नहीं है। डम्ब एंड डम्बर डेफिनेटली कॉमेडी है, सबसे क्लासिक कॉमेडीज़ में से एक। कितने बार भी देख सकते हो आप, बोर बिल्कुल नहीं होंगे। क्योंकि
आप जब एक कॉमिक परफॉर्मेंस के लिए जो फिल्में देखते हैं, आप हिंदी में कुछ फिल्में देखते होंगे स्लैपस्टिक कॉमेडीज, उस टाइप की ये सबसे आइकॉनिक फिल्म में से एक है। इनफैक्ट ये सबसे आइकॉनिक फिल्म में से एक नहीं है, ये सबसे आइकॉनिक फिल्म है स्लैपस्टिक कॉमेडी की, जिम कैरी की, विदाउट अ डाउट। तो ये सेकंड पे है डम्ब एंड डम्बर। थर्ड फिल्म फटक से देखते हैं कौन सी होगी। ये भी सेम डायरेक्टर की फिल्म है, अभी फेरेली ब्रदर्स, ये भी उसी की फिल्म है, दैट्स समथिंग अबाउट मैरी। इसका भी हिंदी में कॉपी हुआ था जिसका नाम था दीवाने हुए पागल और जो कि बहुत मतलब ठीक ठाक था, कुछ लोगों को पसंद है, मुझे वो नहीं पसंद थी बिल्कुल। और इस फिल्म का जो खास बात था, इसमें कॉमेडी तो थी, बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारे ऐसे स्लैपस्टिक मोमेंट्स थे इस फिल्म में, पर इस फिल्म में भी एक रोमांटिक एंगल जो था ना, वो बहुत जेन्युइन था इस फिल्म का, जो मुझे खास बात लगती है। पर क्या मैं इसको रोमांटिक फिल्म कहूँगा या इसको कॉमेडी कहूँगा, इसके बारे में मैं अभी फ़िलहाल श्योर नहीं हूँ। या फिर मैं रोमांस के 5 फिल्में बनाने वाला हूँ कि नहीं, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, पर मैं रख देता हूँ इसको, क्योंकि इस डायरेक्टर की ऑलरेडी, इन दो भाइयों की ऑलरेडी डम एंड डम्बर हमने ली चुकी है लिस्ट में। तो इसको मैं फ़िलहाल अवॉइड करता हूँ। अगर रोमांस की लिस्ट होगी तो ज़रूर मैं इसको ले लूँगा, देयर समथिंग अबाउट मैरी। इसमें ह्यूमर तो है, बहुत काफ़ी है, लेकिन उसका जो रोमांस एलिमेंट है ना, वो एक अंडरलाइंग एलिमेंट है, और फिल्म देखने के बाद आपके मन में जो फीलिंग आती है ना, वो एक रोमांटिक फिल्म देखने की फीलिंग आती है। इसलिए मुझे शायद वो रोमांटिक फिल्म ज़्यादा लगती है। अभी मैन इन ब्लैक आपको सबको मालूम है, साइंस फिक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी सब कुछ है इसमें, पर इसका जो डिफाइनिंग एलिमेंट है वो है इसका ह्यूमर। जो विजुअल ह्यूमर भी इसमें हुआ है, मतलब आपको एक सबसे आइकॉनिक सीन पता होगा इस फिल्म का, कि जब सब ये ऑलमोस्ट नया नया आया होता है मैन इन ब्लैक में, जिम अपना विल स्मिथ, और एक एलियन बॉर्डर क्रॉस करता होता है और डिलीवरी होती रहती है उसकी बीवी की। वो जो डिलीवरी का सीन है, वो इतना सॉलिड एग्जांपल ऑफ विजुअल कॉमेडी है कि एक बैकग्राउंड में जो कुछ होता रहता है और फोरग्राउंड में टॉमी ली जोन्स उस कैरेक्टर से बात करता रहता है बहुत सीरियस टोन में, और पीछे विल स्मिथ की वाट लगती रहती है जब भी वो डिलीवरी करता रहता है उसके बीवी का। तो वो बहुत आइकॉनिक विजुअल सीन था उसमें। इसके जैसे बहुत सारे और विजुअल कॉमेडी के सीन्स इस फिल्म में है। तो मेरे लिए तो ये कॉमेडी ही है सबसे पहले, मैन इन ब्लैक, क्योंकि ये देखते वक्त जितना मैं बचपन से हंसते आया हूँ उसका कुछ हिसाब नहीं है। सो मैन इन ब्लैक हो गई थर्ड कॉमेडी फिल्म। देयर समथिंग अबाउट मैरी। क्लर्क्स एक इंडी फिल्म थी, तो इसको मैं जॉनर फिल्म नहीं कंसिडर करूँगा। ये भी बहुत वैसे फ़नी फिल्म थी, जो उसको एक रियल लाइफ ह्यूमर टाइप रहता है, एक सिचुएशनल ह्यूमर कह सकते हैं आप इसको, उस टाइप का ह्यूमर था। बहुत डायलॉग हैवी फिल्म थी, क्वेंटिन टेरेंटिनो जैसे डायलॉग्स लिखता है उस टाइप के डायलॉग्स इसमें बहुत थे। और ये आपने अगर देखी नहीं होगी तो ये ज़रूर देखिए। बहुत सिंपल और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डायलॉग ओरिएंटेड फिल्म है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, और मस्त एन्जॉयबल फिल्म है। एड वुड आपको मालूम होगी, इसको मैं कॉमेडी में ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ मुझे नहीं पता, इसमें कौन से जॉनर्स लिस्ट किए हैं, कॉमेडी, ड्रामा, हिस्ट्री, नहीं मेरे ख्याल में ये ड्रामा ही कंसिडर किया जाएगी, ये बायोपिक थी तो इसको ड्रामा ही कंसिडर करेंगे। बिग नाइट, बफेलो 66, नेकेड, नहीं ये सब तो बिल्कुल जॉनरा फिल्म्स नहीं है। हैप्पीनेस, क्लूलेस को मैं कॉमेडी कंसिडर बिल्कुल कर सकता हूँ, ये रोमांटिक कॉमेडी थी क्लूलेस, तो क्लूलेस को मैं श्योरली एज अ कॉमेडी कंसिडर कर सकता हूँ। तो क्लूलेस मेरी बहुत फेवरेट फिल्म में से एक है, जिसको एक टर्म यूज़ करते हैं लोग मॉडर्न डे में, चिक फ्लिक बोलते हैं इसको, चिक फ्लिक। तो वो एक्चुअली बहुत अच्छा टर्म नहीं है ऐसी फिल्मों को डिफाइन करने का, पर ये वो चिक फ्लिक जॉनरा की ओरिजिन फिल्म है ऐसा कहा जा सकता है भले वो टर्म पसंद नहीं है मुझे भी, लेकिन इसी फिल्मों के वजह से वो जॉनरा वो टर्म इन्वेंट हुआ होगा शायद, उसके पहले भी शायद यूज़ करते होंगे, लेकिन इस फिल्म ने तो उसको मतलब किधर का किधर लेके गया कि एक प्रॉपर कल्ट ऑडियंस तैयार हो गया इस टाइप के हाई स्कूल या कॉलेज में, जिसमें फीमेल ओरिएंटेड कैरेक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो मेल कैरेक्टर्स है वो मोस्टली एज लाइक एन ऑब्जेक्ट है, उस टाइप की फिल्म्स। तो मैं इसको प्योर कॉमेडी कंसिडर करता हूँ, मेरे लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो इसको चिक फ्लिक वगैरह ऐसा कुछ कंसिडर नहीं करूँगा। तो क्लूलेस मेरे लिए प्योर कॉमेडी में आ गई।
आयरन जाइंट है, वेटिंग फॉर गफमैन, टम्बल वेट, सो या तो इसमें इसमें गेट शॉटी एक बहुत अच्छी कॉमेडी थी, मैं अभी इसको नहीं ले रहा हूँ, पर ये जो मेन इन ब्लैक का डायरेक्टर है बैरी सोननफील्ड, उसकी फिल्म थी ये। पर इसमें कुछ साइंस फिक्शन या फैंटेसी नहीं था, इसमें एक गैंगस्टर रहता है जिसका कनेक्शन हॉलीवुड के लोगों से हो जाता है, एक प्रोड्यूसर से हो जाता है, और फिर क्या होता है कि एक क्राइम माफिया पर जो इस फिल्म का जो मैसेज था या फिर जो पॉइंट था वो ऐसा था कि जो ये हॉलीवुड के लोग रहते हैं प्रोड्यूसर या फिर ये लोग उल्टे ज़्यादा झोलर टाइप के लोग रहते हैं, और कुछ कुछ क्रिमिनल्स जो क्लासिक क्रिमिनल्स थे, जैसे कि जॉन ट्रेवोल्टा इस फिल्म में एक बहुत क्लासिक क्रिमिनल था, तो उस जैसे लोग उलट कम झोलर लोग हैं, उनसे आप बच सकते हो। लेकिन ये जो जीन हैकमैन ने प्ले किया था जो प्रोड्यूसर का रोल, वो उलट ऐसे लोग उलट ज़्यादा हार्मफुल है, इस टाइप का एक अंडरलाइंग सटायरिकल मैसेज था फिल्म का। पर ये भी काफ़ी अच्छी फिल्म थी। लायर लायर आपको पता है कि ये तो बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी थी, तो लायर लायर को भी मैं ले सकता हूँ। वेटिंग फॉर गफमैन एक डॉक्यूमेंट्री थी, वेटिंग फॉर गफमैन डॉक्यूमेंट्री नहीं, मॉक्यूमेंट्री थी, सॉरी मॉक्यूमेंट्री थी। पर मैंने एक जिम कैरी की फिल्म ली है तो शायद मैं ये इसी को ले लूँगा, मेरी फिफ्थ फिल्म वेटिंग फॉर गफमैन। सो लायर लायर कुड ऑल्सो बी इन द लिस्ट। ऑफिस स्पेस भी हो सकती है, बहुत अच्छी कॉमेडी थी। इसमें से कौन सी भी फिल्में आ सकती है, गेट शॉटी, लायर लायर, ऑफिस स्पेस फॉर द फिफ्थ स्पॉट। पर आई एम गोइंग फॉर वेटिंग फॉर गफमैन, जो कि एक थोड़ी रेयर फिल्म थी। पर शायद नहीं, क्योंकि ये इंडी फिल्म भी थी, मॉक्यूमेंट्री, और थोड़ी वियर्ड फिल्म थी, तो शायद इसको मैं जॉनरा फिल्म नहीं बोलूँगा। तो आई गेस आई हैव टू चूज समवन फ्रॉम दिस थ्री, गेट शॉटी, लायर लायर या ऑफिस स्पेस। तो जबकि मैंने इस डायरेक्टर की फिल्म ऑलरेडी ले चुका हूँ मैं, बैरी सोननफील्ड, मैन इन ब्लैक, तो आई विल गो फॉर लायर लायर, बिकॉज लायर लायर में जो परफॉर्मेंस था जिम कैरी का, वो आप 1000 बार 2000 बार कितने बार भी देख सकते हो, आप कभी बोर नहीं होगे। इसकी हिंदी जो कॉपी बनी थी वो भी आपने बहुत बार देखी होगी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, वो भी बहुत अच्छी फिल्म थी एक्चुअली, वो भी मुझे पसंद है। और लायर लायर वॉज लाइक नेक्स्ट लेवल कॉमेडी। तो ये है मेरी 5 कॉमेडीज़ 90s के जॉनरा की, जॉनर कॉमेडीज़। अभी मैं नेक्स्ट जॉनरा पे मूव ऑन करता हूँ। एक्शन हो गया, कॉमेडी हो गया, क्राइम थ्रिलर हो सकता है या सिर्फ क्राइम हो सकता है। हम प्योर थ्रिलर्स देखेंगे तो उसमें क्राइम नहीं आएगा, क्राइम भी आ सकता है और नॉन क्राइम थ्रिलर्स भी आ सकते हैं। ड्रामा तो हम अवॉइड करेंगे, फैमिली ऐसा तो कुछ जॉनरा होता नहीं है, ये तो मतलब बोलने वाली बात हो गई। पर फैमिली ये जॉनरा कैसे हो सकता है, मतलब ये उन लोगों में होता है क्योंकि बच्चों की फिल्मों को वो लोग फैमिली फिल्म्स बोलते हैं, इस टाइप का वो कॉन्सेप्ट है उधर। लेकिन ये तो इसको तो जॉनरा नहीं कहा जा सकता। फैमिली फैंटेसी को बिल्कुल कहा जा सकता है, तो फैंटेसी में देख लेते बनाने लायक है या नहीं है। तो ये ग्राउंड हॉग डे मैंने कहा था कि ये बिल्कुल ही फैंटेसी ओरिएंटेड फिल्म है। द क्रो को मैं फैंटेसी ओरिएंटेड फिल्म बोल सकता हूँ, तो क्रो हो गया, ग्राउंड हॉग डे हो गया। ये न्यू नाइटमेयर तो हॉरर फिल्म थी प्रॉपर। एडवर्ड सीजर्स हैंड को मैं फैंटेसी के लिए नहीं, मतलब वो मैं रोमांटिक कॉमेडी समझूंगा, या रोमांटिक फिल्म है एक्चुअली एडवर्ड सीजर्स हैंड, कॉमेडी भी है उसमें, लेकिन मोस्टली वो एक रोमांटिक फिल्म है। लेकिन वो टिम बर्टन की फिल्म है, तो उसमें एक जो हॉरर का एक जो फ्लेवर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हेवनली क्रिएचर्स क्यों आ गई, हेवनली क्रिएचर्स बिल्कुल फैंटेसी फिल्म नहीं थी। नाइटमेयर बिफोर क्रिसमस एनिमेटेड फिल्म थी, फैंटेसी थी, बिल्कुल थी। नाइटमेयर बिफोर क्रिसमस ले लूँगा मैं इस लिस्ट में, बहुत अच्छा एक फील था इस फिल्म का, और बहुत आइकॉनिक फिल्म थी ये, आज भी बहुत देखी जाती है बच्चों में, बड़ों में, सब लोगों में। डॉगमा में भी एक फैंटेसी एलिमेंट था, लेकिन शायद वो फैंटेसी फिल्म कहा जाने तक इतना था या नहीं मेरे को मालूम नहीं, इतना मैं शायद नहीं कहूँगा। तो आई डोंट नो, मतलब नहीं, शायद फैंटेसी में इतनी फिल्में हैं नहीं बनाने के लिए लिस्ट, क्योंकि ये थर्ड फिल्म है और इसके बाद तो इतनी इंटरेस्टिंग फिल्म्स नहीं है, मतलब है अच्छी खासी, लेकिन इतनी खास नहीं है कि लिस्ट बनाया जाए। सो मैं इसको छोड़ देता हूँ। लेकिन ग्राउंड हॉग डे मेरी फेवरेट फैंटेसी फिल्म थी, और मोस्ट डिफाइनिंग 90s की फैंटेसी जॉनर फिल्म ग्राउंड हॉग डे थी, नो विदाउट अ डाउट। तो अब नेक्स्ट जॉनरा पे मूव ऑन करते हैं। फैंटेसी हो गया, हिस्ट्री में क्या आएगा क्या पता, देखते हैं क्या आएगा। मैल्कम एक्स आ गया, बायोपिक थी। शिंडलर्स लिस्ट भी बायोपिक थी। सेविंग प्राइवेट रायन वॉर फिल्म थी।
एडवर्ड बायोपिक थी, सो मोस्टली बायोपिक लिया है इस जॉनरा को हिस्ट्री में। ये सब बायोपिक्स ही है, मोस्टली बायोपिक्स है। JFK बायोपिक है, क्विज शो भी एक तरीके से बायोपिक ही कहा जा सकता है, या इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर कहा जा सकता है। ये इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा था एक्चुअली क्विज शो, कि एक क्विज शो था तो उसका एक जो विनर था तो वो कैसे क्या करता था कि जिसकी वजह से वो बना विनर। तो जो मेन कैरेक्टर है वो एक्चुअली वो नहीं है, वो एक जर्नलिस्ट है जो इसको फिगर आउट करता रहता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो वो इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा बोल सकते क्विज शो को। मैन ऑन द मून भी बायोपिक थी, और ये जिम कैरी की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी 90s की भी, और ओवरऑल भी मेरे ख्याल में। और फिल्म बहुत बहुत इंस्पायरिंग थी, बहुत यूनिक थी, पर बायोपिक थी मोस्टली। इनसाइडर आपको पता होगा, ये भी शायद रियल इवेंट्स पे बेस्ड है, लेकिन बायोपिक शायद नहीं कहा जा सकता इसको, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स कहा जा सकता है इनसाइडर को। पर अगर अभी ये जो फिल्म है इसमें डेफिनेटली कॉमन तो कुछ है, सब में रियल लाइफ एलिमेंट कॉमन है इन सब फिल्मों में। तो मेरे ख्याल में इसमें से सबसे मेरी फेवरेट फिल्म ऑब्वियसली मैल्कम एक्स है, विदाउट अ डाउट, जो कि मैंने बहुत रिसेंटली देखी थी। मैं आपको इसका रिव्यू दिखाता हूँ, मैंने लिखा हुआ। तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट जॉनरास पे मूव ऑन करते हैं। हिस्ट्री के बाद हॉरर में मैंने देखी है थोड़ी बहुत फिल्में 90s की, लेकिन जो सब कुछ फिल्में मैंने नहीं देखी है। जैसे कि यहाँ पर सिक्स सेंस क्यों नहीं आया, मैंने सिक्स सेंस देखी हुई है, लेकिन सिक्स सेंस शायद थ्रिलर में कंसिडर की है लोग ने, हॉरर में नहीं की है। ओके, ठीक है। साइलेंस ऑफ द लैम्स डेफिनेटली हॉरर थ्रिलर दोनों में हो सकती है। प्योर हॉरर तो मैं नहीं कहूँगा, शायद वो थ्रिलर में भी कंसिडर कर सकते हैं साइलेंस ऑफ द लैम्स को। स्क्रीम डेफिनेटली हॉरर कॉमेडी थी, स्क्रीम को मैं कॉमेडी भी बोल सकता हूँ, लेकिन हॉरर भी बोल सकता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ मोमेंट्स बहुत सीरियस है। फिल्म का क्लाइमैक्स काफ़ी ज़बरदस्त था, तो ये डेफिनेटली एक हॉरर फिल्म कही जा सकती है। लेकिन इसमें भी मैंने लिस्ट बनाने लायक कितनी फिल्में नहीं देखी है। ब्रेन डेड है, ये भी हॉरर कॉमेडी थी। बहुत सारा गोर था इसमें, गोर मतलब जो खून बीन होता है ये सब बहुत था। और ये न्यूजीलैंड की फिल्म थी, पीटर जैक्सन जिसने बाद में लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्में बनाई, तो उसकी ये पहली फिल्मों में से थी। पहली फिल्म नहीं थी, इसके पहले भी कुछ फिल्में उसने बनाई मेरे ख्याल में। पर जो इंटरेस्टिंग फैक्ट था इस फिल्म का, इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था न्यूजीलैंड के गवर्नमेंट ने। और न्यूजीलैंड गवर्नमेंट, किसी भी देश का गवर्नमेंट इतनी गौर, इतना खून खराबा होने वाली फिल्में बनाएगा नहीं, पर न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट पहले से ही कुछ हटके थी, ऐसे समझ आता है। न्यू नाइटमेयर ये भी स्क्रीम के डायरेक्टर की फिल्म थी, वेस क्रेवन। इसमें बहुत सारी ट्विस्ट्स एंड टर्न्स थे, मतलब आप बोलते हो ना हॉरर, जो स्लैशर फिल्म ही थी ऑब्वियसली, पर स्लैशर फिल्म में भी इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकते हैं, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स इसमें थे। और इसमें एक फोर्थ वॉल ब्रेकिंग एलिमेंट था कि डायरेक्टर खुद इस फिल्म में है और वो फिल्म की स्टोरी लिख रहा है, ऐसे इस टाइप का एलिमेंट भी है। मतलब बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी है। इसमें ह्यूमर भी बहुत था, जैसे कि वो स्क्रीम में भी था। और इसमें फैंटेसी एलिमेंट भी एक बहुत बड़ा था, जो कि स्क्रीम में नहीं था। स्क्रीम में सब रियलिस्टिक था, फैंटेसी या ऐसा कुछ था नहीं। स्क्रीम सिर्फ स्लैशर फिल्म थी, फैंटेसी स्लैशर फिल्म नहीं थी। यस, क्या बोलते हैं, स्लैशर कॉमेडी थी वो, स्लैशर हॉरर कॉमेडी स्क्रीम। स्क्रीम 2 भी एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। स्क्रीम 2 में ह्यूमर थोड़ा ज़्यादा है फर्स्ट से, लेकिन इसका हॉरर एलिमेंट थोड़ा वीक है फर्स्ट फिल्म से। फर्स्ट फिल्म में जो डर लगता है खून होने का, किसी के भी खून होने का, वो स्क्रीम 2 में थोड़ा कम हो जाता है, इतना ही फ़र्क है। लेकिन बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी स्क्रीम 2 भी। इसका ओपनिंग सीन तो मेरे ख्याल में किसी भी सीक्वल में इतना ज़बरदस्त ओपनिंग सीन मैंने कभी देखा नहीं था। तो अगर आप देखे नहीं होगे तो स्क्रीम 1 स्क्रीम 2 दोनों देख लीजिए। एग्जिस्टेंस को मैंने साइंस फिक्शन में स्लॉट किया है, तो वो उधर आ जाएगी। हॉरर उसमें है एलिमेंट्स थोड़े बहुत, लेकिन बिल्कुल हॉरर नहीं है। ड्रैकुला में हॉरर है क्या, तो इन जनरल तो ऑब्वियसली है, ड्रैकुला की फिल्म तो ऑब्वियसली हॉरर फिल्म ही कंसिडर की जाएगी, लेकिन उसमें डर नहीं लगता आपको देखते वक्त। आपको बिल्कुल डर नहीं लगता इस फिल्म में देखते वक्त, और वो इंटेंशन भी नहीं है। तो वो क्विंटेसेंशियल जो डर का जो कनेक्शन होता है हॉरर में, वो ड्रैकुला में नहीं है, इस ड्रैकुला में तो बिल्कुल नहीं है। पर इसमें रोमांटिक एलिमेंट जो है वो एक्चुअली बहुत इमोशनल है।
पर कुछ कुछ एलिमेंट्स फिल्म के बिल्कुल वर्क नहीं होते, इसलिए मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी, सिर्फ 3 स्टार्स मैंने दिए इसको। ठीक है, तो हॉरर हो गया। मैंने ना देखी हुई हॉरर फिल्में बहुत है 90s की एक्चुअली, जो मुझे देखनी है अभी भी। सबसे इम्पोर्टेंट तो उसमें से 1999 की जो ब्लेयर विच प्रोजेक्ट है वो मुझे देखना है अभी भी। फाउंड फुटेज हॉरर का वो सबसे आइकॉनिक फिल्म बोला जाता है, वो उसके बाद से ज़्यादा फिल्में बनने लग गई उस जॉनरा में। तो हॉरर हो गया। म्यूज़िक, मतलब म्यूज़िक बायोपिक्स होंगे शायद, वेटिंग ऑफ, या उसमें म्यूज़िकल होता है। इमॉर्टल बिलव्ड एक म्यूजिशियन का बायोपिक था, बीटहोवन का, जो कि बहरा था और फिर भी म्यूज़िक कंपोज करता था। सिस्टर एक्ट में ये कॉमेडी है बेसिकली। सिस्टर एक्ट सिंगर की कॉमेडी है जो एक चर्च में चली जाती है। बहुत अच्छी कॉमेडी है, टाइम पास। एसएलसी पंक मतलब एक पंक म्यूज़िक का जो कल्चर था, हार्ड रॉक पंक, तो उसके बारे में उससे इन्फ्लुएंस हुए टीन्स है इसमें। लेकिन ये इसको जॉनर फिल्म नहीं बोल सकते, इट्स एन इंडी फिल्म। पर इंटरेस्टिंग फिल्म है ये। अगर आपको एक ट्रेन स्पॉटिंग करके फिल्म थी, जो कि ब्रिटिश फिल्म थी, डैनी बॉयल ने बनाई हुई, उसका ये थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस्ड अमेरिकन वर्जन कहा जा सकता है। पर इसमें ये जो पंक कल्चर था, पंक म्यूज़िक का, वो एक्सटर्नल एडिशन था। तो ये हो गया। और कौन से जॉनरा है अभी? म्यूज़िक हो गया। मिस्ट्री में क्या आता है देखते हैं हम। आइज वाइड शट में मिस्ट्री तो बिल्कुल है, लेकिन वो जॉनर फिल्म बिल्कुल नहीं है। कॉन्टैक्ट में आई डोंट नो, स्क्रीम में बोला जा सकता है। 7 में तो डेफिनेटली है। 7 को भी थ्रिलर कहा जा सकता है। मैं प्योर थ्रिलर में आई थिंक 7 आ जाएगी। थ्रिलर है क्या इसमें? या थ्रिलर है, तो थ्रिलर में तो 7 पक्का आ जाएगी। 12 मंकीज साइंस फिक्शन में आ जाएगी। एल ए कॉन्फिडेंशियल मिस्ट्री आ सकती है, लेकिन फिर से जिसमें लिस्ट बनाने लायक इतनी फिल्में नहीं है। रोमांस में क्या क्या आ रहा है देखते हैं। ग्राउंड हॉग डे में रोमांस है, लेकिन वो रोमांस आपको प्यार में बिलीव करना सिखाता है क्या, ये अगर क्वेश्चन होगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रेकिंग द वेव्स डेफिनेटली यस, इसमें रोमांस भी है, बिलीव भी है, और बहुत वियर्ड टाइप का रोमांस है। तो मैं रोमांस की लिस्ट बनाऊंगा और उसमें ब्रेकिंग द वेव्स टॉप करेगा या नहीं करेगा, आई डोंट नो। मतलब क्योंकि ये जॉनर फिल्म तो बिल्कुल नहीं है ब्रेकिंग द वेव्स, तो या तो उसको जॉनर फिल्म नहीं कह सकते। फॉरेस्ट गम को नहीं कह सकते हम, रोमांटिक फिल्म तो नहीं कह सकते फॉरेस्ट गम को भी। तो टाइटैनिक ऑब्वियसली है रोमांटिक फिल्म, डेफिनेटली, नो डाउट। तो टाइटैनिक को कह सकते हैं। दैट्स समथिंग अबाउट मैरी को डेफिनेटली कह सकते हैं रोमांटिक फिल्म। बफेलो 66 वॉज एन इंडी फिल्म। क्लूलेस मैंने कॉमेडी में लिया है। और क्या है, लिविंग लास वेगस में डेफिनेटली बहुत अच्छा बहुत ही इमोशनल रोमांस है, बहुत अलग वर्जन है रोमांस का। नॉटिंग हिल इज़ अ टिपिकल रोमांटिक कॉमेडी, बहुत अच्छी रोमांटिक कॉमेडी। पर तो 4 फिल्में तो हमें यहाँ मिल गई। उसके बाद इमॉर्टल बिलव्ड में थोड़ा बहुत था। ट्रू रोमांस में तो ऑब्वियसली था, नाम ही रोमांस है। या पर या बिफोर सनराइज, जिसको सबसे आइकॉनिक फिल्म कहा जाता है रोमांटिक 90s की, मेरे को पसंद है, लेकिन इतनी पसंद नहीं है। वो जो आइडिया था वो बहुत अच्छा था, पर इतनी मेरे को नहीं पसंद है अनफॉर्चुनेटली। तो है और भी कुछ कुछ फिल्में हैं, लेकिन मैं नई जॉनर बनाऊंगा इसका। अगर डिफाइनिंग फिल्म्स मेरे लिए होंगी रोमांस की 90s की, तो वो टाइटैनिक एंड देयर समथिंग अबाउट मैरी, और फिर 3rd नंबर पे लिविंग लास वेगस। ये मेरे लिए आइकॉनिक रोमांटिक फिल्म्स होगी, अलग अलग टाइप के, अलग अलग, और तीनों में बहुत अलग अलग एलिमेंट्स है। टाइटैनिक आपको मालूम है इतनी बड़ी कैनवास की फिल्म थी, उसमें इतने सारे एलिमेंट्स थे। देयर समथिंग अबाउट मैरी पहले तो कॉमेडी थी, स्लैपस्टिक कॉमेडी थी, फिर भी उसमें एक रोमांटिक एलिमेंट था जो बहुत जेन्युइन था। और लिविंग लास वेगस बहुत डिप्रेसिंग टाइप की रोमांटिक फिल्म थी, लेकिन बहुत अच्छी थी। सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग जो होता है इंसान, उस टाइप का एक कैरेक्टर था, और ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। और मोस्टली ये फिल्म क्यों वर्क होती है, तो ये दोनों के परफॉर्मेंसेस के वजह से होती है, और इसलिए वो परफॉर्मेंसेस के वजह से आपको वो रोमांटिक फिल्म देखने का फीलिंग आ जाता है, और बहुत ऐसे इंटेंस फीलिंग आ जाता है। तो वो एक्चुअली परफॉर्मेंस की वजह से है। तो ये 2-3 फिल्में मैं कहूँगा रोमांटिक। बफेलो 66 में भी रोमांस है, पर वो थोड़ा वियर्ड काइंड ऑफ रोमांस है, तो उसको तो मैं इंडी फिल्म ही कंसिडर करूँगा प्रॉपर। लिविंग लास वेगस में वियर्ड नहीं है कुछ, जो कुछ है वो बहुत ह्यूमन है, बहुत रिलेटेबल है सब लोगों के लिए। इसमें वियर्ड कुछ नहीं है, पर बहुत डिप्रेसिंग भी है एट द सेम टाइम।
नॉटिंग हिल में इज़ लाइक अ टिपिकल रोमांटिक कॉमेडी, बट अ वेरी वेरी एंटरटेनिंग रोमांटिक कॉमेडी। और ये एक्टर एक्चुअली मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, ह्यू ग्रांट, बट इस फिल्म में मेरे को वो पसंद आया। 90s में इसकी सबसे पॉपुलर फिल्मों में से ये तो थी, पर दूसरी जो फिल्म थी वो थी ये फोर वेडिंग्स एंड अ फ्यूनरल, टिपिकल ब्रिटिश कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी, जिसमें रोमांटिक एलिमेंट मुझे बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं लगा था, और मैंने इसको सिर्फ 2.5 रेटिंग दिया है। मुझे ये इतनी पसंद नहीं है फिल्म, पर अगर कोई रोमांटिक फिल्म का लिस्ट बनाएगा 90s के तो ये उसमें ज़रूर लेगा, मोस्टली लोग, बहुत लोग लेंगे, पर मैं नॉटिंग हिल को अगर लूँगा, अगर लेना है तो, और उसको नहीं लूँगा। तो ठीक है, तो रोमांस के बारे में हो गया बात। अभी नेक्स्ट जॉनर पे मूव ऑन करते हैं, साइंस फिक्शन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट जॉनरा था 90s का, ये हम लिख लेंगे साइंस फिक्शन की फिल्में। तो मैट्रिक्स मैंने बात किया था आपको, मैट्रिक्स तो डिफाइनिंग फिल्म थी साइंस फिक्शन की मेरे लिए। कॉन्टैक्ट भी मैं साइंस फिक्शन में ही डालूँगा, और डिफाइनिंग फिल्म में से ही एक। गैलेक्सी क्वेस्ट मैंने कॉमेडी में डाल दिया, टर्मिनेटर 2 मैंने एक्शन में डाल दिया, मैन इन ब्लैक भी मैंने कॉमेडी में डाल दिया। फेस ऑफ को ना ही मैं साइंस फिक्शन समझता हूँ, ना ही मैं एक्शन समझता हूँ। आयरन जाइंट को साइंस फिक्शन समझा जा सकता है, लेकिन मैं अवॉइड करूँगा एनिमेटेड फिल्म को यहाँ पे। तो मैट्रिक्स हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, और फिर 12 मंकीज़ हो गया। 12 मंकीज़ ये क्विटेसेंशियल साईफाई फिल्म है। इसमें भी रोमांटिक एलिमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, पर ये बहुत वियर्ड काइंड की टाइप की साइंस फिक्शन फिल्म है। पर इसका इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि ये बहुत कंफ्यूजिंग फिल्म है। वैसे स्टार्टिंग में आप अगर देखने लगेंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन जैसे जैसे फिल्म बढ़ते जाती है आपको समझ में आता है कि ये प्लॉट के बारे में फिल्म नहीं है, ये क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म नहीं है, या फिर ये उस टाइप की मॉडर्न क्रिएशंस नहीं है कि जिसमें प्लॉट की कन्फ्यूजन से आपको इम्प्रेस करना है लोगों को। नहीं, इसमें जो इमोशनल रिएक्शंस आपकी निकलती है देखते वक्त, और आपका एंगेजमेंट जो होता है वो कैरेक्टर्स के साथ होता है, उसके वजह से आप एंगेजमेंट हो जा आप एंगेज हो जाते हो फिल्म में, और आपको अच्छी लगती है फिल्म। तो ये उस टाइप की क्या बोलते हैं, द फिल्म इज़ मोर अबाउट द हार्ट एंड नॉट अबाउट द माइंड। पर बहुत वियर्ड फिल्म है, पर ये साइंस फिक्शन में ज़रूर आ जाएगी। मतलब साइंस फिक्शन में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स तो होते रहते हैं, और वो जॉनर फिल्म में भी उसको कहा जा सकता है कि ये साइंस फिक्शन के ही फिल्म है। सेम गोज फॉर एग्जिस्टेंस। ये एक्चुअली फिल्म मैट्रिक्स के साथ ही आसपास ही रिलीज़ हुई थी, और मैट्रिक्स के इतने बड़े सक्सेस में इस फिल्म को सक्सेस नहीं मिला था बिल्कुल, पर बाद में इसको एक कल्ट स्टेटस मिल गया इस फिल्म को भी। इसमें एक जो वीडियो गेम की दुनिया होती है वो, लेकिन बहुत वियर्ड वे में दिखाई थी, क्योंकि ये जो डायरेक्टर है डेविड क्रॉननबर्ग, ये बहुत वियर्ड डायरेक्टर था। इसके पहले जो उसने क्रैश फिल्म बनाई थी, जो इधर नहीं है, वो भी बहुत वियर्ड थी 90s की। उसमें रोमांटिक एलिमेंट था थोड़ा बहुत, लेकिन इन जनरल वो बहुत वियर्ड फिल्म थी क्रैश। ये देखिए, एरोटिक फिल्म थी वो, एक एरोटिक बोलते हैं ना, थ्रिलर तो नहीं थी वो, लेकिन एरोटिका ही थी एक तरीके से, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टाइप की एरोटिका थी। तो एग्जिस्टेंस को मैं बिल्कुल ले लूँगा साइंस फिक्शन में। तो मैट्रिक्स हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, 12 मंकीज़ हो गया थर्ड पे, एग्जिस्टेंट फोर्थ पे, और गेट्टा का नंबर 5 पे। गेट्टा का एक्चुअल में साइंस फिक्शन, क्या बोलते हैं उसको, साइंस फिक्शन का बेस है उस फिल्म को, लेकिन फिल्म अगर कुछ है वो एक्चुअली आइडेंटिटी थ्रिलर है। थ्रिलर भी नहीं बोल सकते, लेकिन वो आइडेंटिटी के बारे में है कि एक इंसान दूसरे की आइडेंटिटी ले लेता है, तो उसके बारे में वो फिल्म है। पर बहुत एक अलग सिनारियो है, बिल्कुल एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड, फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी का एक सिनारियो है, तो बहुत सारी साइंस फिक्शन एस्पेक्ट्स है इसमें, तो डेफिनेटली कंसिडर हो सकता है। जुरासिक पार्क तो डेफिनेटली सब लोग को ही पसंद है, लेकिन मेरे टॉप 5 में शायद नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल में मैं साइंस फिक्शन का टॉप 5 नहीं बनाऊंगा, मैं साइंस फिक्शन का टॉप 10 बनाऊंगा, क्योंकि और भी कुछ फिल्में हैं जो डेफिनेटली आनी चाहिए लिस्ट में। तो लेट्स क्रिएट साइंस फिक्शन टॉप 5 फॉर 90s। तो नंबर 1 पे डेफिनेटली मैट्रिक्स, नंबर 2 पे कॉन्टैक्ट, नंबर 3 पे गैलेक्सी क्वेस्ट और टर्मिनेटर 2 और मैन इन ब्लैक। ये सब फिल्में एक्चुअली साइंस फिक्शन में आ ही जाएंगी,
लेकिन मैंने इनकी जो चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद है वो कॉमेडी और एक्शन है, इसलिए मैंने उधर डाल दिया उनको। पर इन जनरल अगर बनाना होगा तो ये फिल्में भी ऑब्वियसली आ जाएंगी साइंस फिक्शन। अगर मैं बाकी की लिस्ट नहीं बनाता और सिर्फ साइंस फिक्शन की लिस्ट बनाता आज, तो डेफिनेटली गैलेक्सी क्वेस्ट, टर्मिनेटर 2, मैन इन ब्लैक सब आ जाएंगी। पर अभी मैं इधर अवॉइड कर रहा हूँ, तो 12 मंकीज़ आ जाएगा, फिर एग्जिस्टेंस आ जाएगा। उसके बाद गेट्टा का आ जाएगा, और नंबर 6 पे जुरासिक पार्क आ जाएगा। नंबर 7 पे डार्क मैन भी आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। ओके, डार्क मैन आ जाएगा नंबर 7 पे। डार्क सिटी भी आ जाएगा। डार्क सिटी में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट है, बहुत मतलब बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और ये आपने अगर नहीं देखी रहेगी तो आप ज़रूर देखिए, कि ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है और बहुत मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते इस टाइप का कॉन्सेप्ट है इस फिल्म का। ज़रूर देखिए अगर आपने देखनी होगी। ये तो सटारिकल स्पूफ, ये एक्चुअली जेम्स बॉन्ड की फिल्मों की स्पूफ है। तो इसमें साइंस फिक्शन एलिमेंट ये था कि इसमें टाइम ट्रेवल था इस पर्टिकुलर फिल्म में, इसलिए ये साइंस फिक्शन में लिस्ट हुई है। पर ये साइंस फिक्शन फिल्म बिल्कुल नहीं है, ये स्पूफ है। ये कॉमेडी के जॉनरा में जा सकती है, पर इधर नहीं आएगी। वाटर वर्ल्ड में साइंस फिक्शन एलिमेंट था, फ्यूचरिस्टिक था, डिस्टोपियन था, तो यहाँ वाटर वर्ल्ड डेफिनेटली आ जाएगी। तो देखते हैं। तो डार्क मैन हो गया, 8 हो गया, 8 पे डार्क सिटी, 9 पे वाटर वर्ल्ड, और 10th नंबर पे बिल एंड टेड्स बोगस जर्नी। बट बिल एंड टेड इज़ नॉट साइंस फिक्शन। बिल एंड टेड की पहली फिल्म एक्चुअली साइंस फिक्शन थी। मतलब इसमें भी है साइंस फिक्शन एलिमेंट, लेकिन इसमें फैंटेसी एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हेल है, हेल और वो सब है। तो ये इसको तो मैं एडवेंचर या फिर फैंटेसी, इसमें लिखा हुआ नहीं है फैंटेसी, पर ये एक्चुअली फैंटेसी की फिल्म है। बिल एंड टेड सेकेंड फिल्म, फर्स्ट फिल्म जो थी बिल एंड टेड्स एक्सेलेंट एडवेंचर, वो डेफिनेटली टाइम ट्रेवल फिल्म थी। और इसमें भी है थोड़े बहुत एलिमेंट्स फैंटेसी साइंस फिक्शन के। आई डोंट नो, पर इसको लिस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और दूसरा ऑप्शंस क्या है, नीचे लॉस्ट वर्ल्ड है, हनिया ब्लू ऑफ द किड है। कर देते हैं क्योंकि फैंटेसी में हमने उसको नहीं लिया है वैसे भी। टाइम पास फिल्म थी, और थोड़ी डार्क फिल्म थी ये कंपैरेटिवली टू द फर्स्ट फिल्म। फर्स्ट फिल्म का जो यूनिकनेस ये था कि वो बहुत सिली फिल्म थी, कॉन्शियसली सिली फिल्में होती है ना, उस टाइप की वो फिल्म थी पहली फिल्म बिल एंड टेड्स एक्सेलेंट एडवेंचर। उसमें एक वो चार्म था सिलीनेस का। इसमें कैसे फिल्म एक्चुअल में गलती से बहुत डार्क हो गई थी, कि वो जो डेथ रीपर रहता है, ये जो रहता है ग्रिम रीपर रहता है, जो इनका प्राण लेने के लिए इनके साथ घूमते रहता है, वो एक्चुअली काफ़ी डिप्रेसिंग हो सकता है। अगर आप रात को अकेले देखोगे फिल्म को, तो वो थोड़ा डिप्रेसिंग था एक्चुअली, और डार्क था वो। तो वो अच्छा एलिमेंट था, लेकिन वो फिल्म का जो एक्चुअल सोल था सिलीनेस का, वो छोड़ दिया इस फिल्म ने, ऐसे मुझे लगा। जो अभी रिसेंट में इसका सीक्वल आया, थर्ड पार्ट आया, उसमें वो सिलीनेस था, वापस आ गया वो सिलीनेस। तो वो ही एक्चुअली में डिफाइनिंग एलिमेंट है इस सीरीज़ का, इन कैरेक्टर्स का। सॉरी, किधर गया, व्हाट्सएप पे क्यों गया तो नंबर 7 पे थी नंबर 7 पे थी डार्क मैन, और फिर थी डार्क सिटी। डार्क सिटी, और नंबर 9 पे क्या है, नंबर 9 पे वाटर वर्ल्ड, और 10th पे बिल एंड टेड्स बोगस जर्नी। ये हो गया साइंस फिक्शन। अभी और कुछ अब बचा है या देखते हैं।
शायद लिस्ट बनाने लायक अभी कुछ नहीं है। थ्रिलर में, हाँ थ्रिलर में तो है, थ्रिलर में तो बिल्कुल है। ओके, पल्प फिक्शन तो बिल्कुल थ्रिलर नहीं थी। साइलेंस ऑफ द लैम्स को मैं थ्रिलर में कंसिडर करूँगा, या उसको मैं हॉरर में भी मैंने शायद किया था। आइज़ वाइड शट को मैं थ्रिलर में कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ पता नहीं, लेकिन वो जॉनर फिल्म तो बिल्कुल नहीं है आइज़ वाइड शट। नेचुरल बॉर्न किलर्स भी डेफिनेटली नॉट ए जॉनर फिल्म, बहुत वियर्ड फिल्म थी वो। सेवन को डेफिनेटली थ्रिलर कहा जा सकता है, प्रॉपर डिफाइनिंग थ्रिलर, इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर की जो सबसे आइकॉनिक फिल्म्स में से एक है, वो सेवन डेफिनेटली है। उसके बाद प्योर थ्रिलर, फार्गो तो प्योर थ्रिलर थी नहीं, सटायरिकल फिल्म थी मोस्टली, डार्क कॉमेडी थी। टर्मिनेटर 2 तो एक्शन में है, फेस ऑफ नहीं। इनसाइडर को कहा जा सकता है थोड़ा बहुत, हाँ थ्रिलर बिल्कुल है इनसाइडर। नेगोशिएटर थ्रिलर डेफिनेटली है। तो 3 फिल्में तो मिल गई हमें, सेवन, इनसाइडर और नेगोशिएटर। उसके बाद केप फियर, केप फियर में भी थ्रिलर एलिमेंट बिल्कुल था, यस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी थी। तो केप फियर नंबर 4 पे आ सकती है, और हीट नंबर 5 पे आ जाएगी। द क्रो फैंटेसी ज़्यादा था, 12 मंकीज, सो या तो वी डू हैव अ थ्रिलर। सब 5 फिल्में हैं हमारे पास थ्रिलर की, जो प्रॉपर डिफाइन करती है थ्रिलर जॉनरास को अलग अलग स्टाइल में। तो लिख देते हैं हम। सेवन सबसे पहले, उसके बाद क्या था, सेवन के बाद इनसाइडर और फिर नेगोशिएटर। और फिर हीट, हीट और एक है ना, सेवन हो गया, इनसाइडर हो गया, नेगोशिएटर हो गया, केप फियर हो गया। हीट के पहले केप फियर, मार्टिन स्कोर्सेसी की सबसे अलग फिल्म थी केप फियर। इस टाइप से उसने कभी डायरेक्ट नहीं किया था फिल्म स्कोर्सेसी ने, क्योंकि ये एक्चुअली रीमेक था। केप फियर एक बहुत पुराने 1930s के फिल्म का रीमेक था। तो उसमें जो एक नॉयर जॉनरा की तभी की जो एलिमेंट्स थी, जो थोड़ा ओवर करना, थोड़ा एग्जैजरेट करना, एडिट भी उस तरीके से करना, तो वो सब स्कोर्सेसी ने किया था इस फिल्म में एक्चुअली, केप फेयर में, जो काफ़ी एंटरटेनिंग था और वो काफ़ी डिफरेंट था उसके यूजुअल स्टाइल से। इसलिए वो मतलब एक कॉन्शियसली उसने एक जॉनर फिल्म बनाई थी मार्टिन स्कॉर्सेसी ने, इसलिए इसको इसमें लेना बहुत जस्टिफाइड है कि हम सब जॉनर फिल्म्स को ही ले रहे हैं। तो ये कॉन्शियसली जॉनर फिल्म बनाई थी स्कॉर्सेसी ने, कंपेयर टू इज अदर वर्क्स जो कि टिपिकल जॉनर फिल्म्स कभी नहीं थी। इवन गुड फेलोज जो कि गैंगस्टर फिल्म भी होगी तो भी वो टिपिकल जॉनर फिल्म नहीं कहा जा सकता, वो स्कॉर्सेसी की खुद की फिल्म है। बाय द वे क्या कहा जा सकता है जॉनर फिल्म को और किस चीज़ को, तो आप जॉनर के एलिमेंट्स को जब ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो और खुद के स्टाइल को सेकेंडरी थोड़ा कंसिडर करते हो, तब वो फिल्म जॉनर फिल्म बनती है। जब आप खुद के डायरेक्टोरियल स्टाइल को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो तो वो आपकी खुद की फिल्म बनती है, वो जॉनर फिल्म कम बनने लगती है। सिमिलर गोज़ फॉर राइटिंग में भी, अगर आप वही वही करोगे कि आप खुद के राइटिंग एलिमेंट स्टाइल को अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे तो वो आपकी फिल्म बनेगी, ओरिजिनल एक तरीके से आपकी खुद की फिल्म बनेगी। और अगर आप जॉनर ट्रेट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे तो वो जॉनर फिल्म बनेगी। पर इसका मतलब कुछ मतलब जॉनर फिल्में कम अच्छी होती है और खुद की फिल्में ज़्यादा, मतलब जो प्योर आपकी क्रिएटिविटी पे बेस्ड है वो कम अच्छी है या ज़्यादा अच्छी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों अपने अपने जगह पे वर्क हो सकती है। इसलिए मेरे लिए केप फियर भी मुझे इतनी पसंद, और ऑलमोस्ट उतनी पसंद है जितनी और कुछ फिल्में उसकी पसंद है स्कॉर्सेज़ी की। तो ये हो गया थ्रिलर। अभी और बचा है वॉर फिल्म में, शायद बहुत कम है, टीवी मूवी तो ऐसा कुछ जॉनर है नहीं। वॉर फिल्म में या सिर्फ 2 ही फिल्म है, स्किंडलर्स लिस्ट और सेविंग प्राइवेट रायन, सो दैट्स इट। और फाइनली वेस्टर्न में एक फिल्म होगी, शायद 2 फिल्में। ओके, अनफॉरगिवन, तो अनफॉरगिवन आपको पता होगा। पर अनफॉरगिवन का जो डिफाइनिंग एस्पेक्ट ये था कि ये जो क्विटेसेंशियल एंटरटेनिंग वेस्टर्न फिल्में बनती थी 1960s में या उसके पहले, उन फिल्मों को ये एक तरीके से बहुत सीरियसली सटराइज या क्रिटिसाइज़ करती है ये फिल्म। कि वो जो था कि एक गन स्लिंगर होता है और वो कितना इजीली और कितना कूलली किसी को भी मार देता है,
उसके लिए कुछ होता नहीं है मार देना लोगों को। उस आइडिया को इस फिल्म ने सेटराइज किया, बहुत सीरियस वे में सेटराइज किया कि ऐसे लोग एक्चुअल में होते नहीं हैं। अगर एक्चुअल गन स्लिंगर्स रियल लाइफ में होंगे तभी के ज़माने में, ये पीरियड फिल्म ही है, तभी के ज़माने में तो कैसे होंगे और कैसे रिएक्ट करेंगे सिचुएशंस में। और जो एक इंसान को मैच्योरिटी देती है कि ये जो क्लिंट ईस्टवुड इस फिल्म में था, वो एक बूढ़ा इंसान था जो कि एक ज़माने में गन स्लिंगर हुआ करता था। तो अब जो है वो बहुत मैच्योरिटी होने के बाद और ज़िंदगी में बहुत कुछ सहने के बाद वो जिस पॉइंट पे हो गया है, उसका कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, वो जिस तरीके से दुनिया को देख रहा है वो बहुत अलग वे है। वो टिपिकल वेस्टर्न फिल्म का हीरो वैसा देख ही नहीं सकता कभी, इसलिए वो बहुत डीप फिल्म थी। पर जो वेस्टर्न जॉनरा के जो कुछ कुछ एलिमेंट्स थे उनको क्रिटिसाइज या फिर उनको रियलिटी में लेके आई थी कि रियलिटी में अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ये इस फिल्म में बताया था। और इसमें दूसरी जो परफॉर्मेंस थी जीन हैकमैन की थी। जीन हैकमैन के बारे में मैंने बताया आपको अभी कि वो और एक फिल्म में था, किसी या गेट शॉटी में था, प्रोड्यूसर का रोल किया था, बहुत कॉमेडी फिल्म थी वो। पर इसमें इतना सीरियस रोल था जीन हैकमैन का। और जीन हैकमैन के काम अगर आप देखे नहीं होंगे ज़्यादा तो आप ज़रूर देखिए, मतलब बहुत कमाल का एक्टर था वो। मैंने रिसेंट में हाल ही में ये फिल्म देखी जीन हैकमैन की, द कन्वर्सेशन, 1970s की फिल्म है ये। इसमें थ्रिलर एलिमेंट्स है बिल्कुल, पर बहुत सिंपल फिल्म है, बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड फिल्म नहीं है, पर सिंपल फिल्म है वो, बहुत इफेक्टिव फिल्म है। मतलब ये फिल्म डायरेक्ट की थी गॉडफादर के डायरेक्टर ने, फ्रांसिस फोर्ड कपोला। मतलब जब फर्स्ट फिल्म आई और सेकंड फिल्म आई उसकी, उन दोनों के बीच में उसने ये फिल्म बनाई थी। और ये उसी साल आई थी जिसमें बाद में गॉडफादर पार्ट 2 आई थी। तो जो मोस्टली अवार्ड्स वो ये जो कुछ थे वो सब गॉडफादर पार्ट 2 को ही ज़्यादा करके मिले, पर इसको कुछ मिला नहीं, ज़्यादा मिला नहीं, सिर्फ नॉमिनेशंस मिले। पर मेरे लिए गॉडफादर 2 से भी ये ज़्यादा अच्छी फिल्म थी। तो मैंने इसका एक रिव्यू लिखा था, वो आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ। तो ये हो गया अभी, तो जॉनर फिल्म्स तो हो गए सब। ये फिल्म मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस फिल्म की, इस डायरेक्टर की कुछ और फिल्में हैं जो मुझे पसंद है, पर ये फिल्म मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये भी सटायरिकल फिल्म थी, वेस्टर्न जॉनरा को ये सटायराइज कर रही थी, थोड़ा बहुत तो कर रही थी, लेकिन ये इन जनरल स्टोरी टेलिंग को ही सटायराइज कर रही थी। इस टाइप की फिल्म थी ये। नरेटिव स्टाइल से जो हम फिल्में बताते हैं, फिल्में बनाते हैं, उस स्टाइल को ये सटायराइज कर रही थी। तो मेरे लिए बिल्कुल नहीं वर्क हुआ, मेरे लिए बहुत बोरिंग फिल्म थी। इसको मैंने 2 स्टार्स शायद दिए थे। और ये 200 आपको दिख रहा है नंबर 200, मतलब ये जो 200 फिल्म्स की लिस्ट है उसमें से ये सबसे लास्ट पोजीशन पे थी। तो अब इन जनरल आपको मैं कुछ मेरी पसंदीदा फिल्में दिखाना हूँ जो जॉनरा फिल्म्स नहीं है पर इस लिस्ट में है और इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे है। शॉशैंक रिडेम्पशन, पल्प फिक्शन, अमेरिकन ब्यूटी, मैग्नोलिया, ट्रूमैन शो, इस टाइप की रेटिंग है मेरी। गुड फेलोज नंबर 11 पे, मैल्कम एक्स। तो यहाँ पे हाँ, सेफ, ये सेफ बहुत इंटरेस्टिंग इंडी फिल्म है, वियर्ड फिल्म है। और क्या बोलते हैं उसको, जो अभी मिड समर जैसी फिल्म बनी, या फिर अस जैसी फिल्म बनी, या फिर एरी एस्टर की और एक फिल्म थी, या फिर अभी जो फ्यूचर वैसे सटायरिकल थोड़े फिल्में बनती है इंडी फिल्म्स में, A24 की जो फिल्में होती है आजकल, उस टाइप की फिल्म थी जो 90s में बनी थी। A24 फिल्म के टाइप की फिल्म थी ये। तो इसमें सेफ तक, मतलब सेफ है 27 पोजीशन में। तो ये टॉप 27 फिल्में सभी की सभी मैंने 5 स्टार रेटिंग दी है इनको। तो ये सभी मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट फिल्म्स में से है। और फिर इधर टाइटैनिक से मैंने 4.5 रेटिंग दिया है। किधर तक दिया है मैं बताता हूँ आपको, 4.5। तो ये सभी जो दिख रही है ये सभी 4.5 है। आई थिंक यस, तो ये तो नहीं, रिजर्वॉयर डॉग्स, टॉय स्टोरी 4.5, ओके। तो टॉय स्टोरी तक मेरे ख्याल में, हाँ, सीरियल मॉम्स तक मतलब 85th पोजीशन तक, टाइटैनिक से लेके सीरियल मॉम तक ये सब 4.5 स्टार फिल्म्स है। और फिर रिजर्वॉयर डॉग्स 4 स्टार फिल्म है। और उसके बाद नीचे 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 नीचे
आई थिंक काफ़ी नीचे है। कैसीनो, ये भी स्कॉर्सेसे की फिल्म थी। ओके, प्रिटी वुमन से है। ओके, द मास्क। सो वहाँ से सीरियल मॉम के बाद में क्या था, रिजर्वॉयर डॉग्स से लेके प्रिटी वुमन तक, ये सब 4 स्टार रेटेड है। और फिर मास्क से 3.5 स्टार रेटेड है। और फिर 3 स्टार रेटेड भी फिल्में हैं यहाँ पर, और फिर 2.5, और फिर 2 स्टार रेटेड भी है। 2 स्टार रेटेड मेरे ख्याल में सिर्फ, जी हाँ, सिर्फ एक ही फिल्म है 2 स्टार रेटेड ये 200 फिल्मों में, डेड मैन। बाकी 2.5 की कुछ कुछ फिल्में हैं, आप देख रहे हैं, बट दैट्स इट। सो नेक्स्ट एपिसोड भी हम जल्दी मिलेंगे। टिल देन टेक केयर।